चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल पार्ट 2। पहले पार्ट के अंदर अपने वीड कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, इरेडिकेशन हो गया, आपका प्रिवेंशन इरेडिकेशन के बारे में पढ़ा था। और वीड कंट्रोल के अंदर तीसरा जो वीड कंट्रोल था उसके अंदर अपन कल्चरल मेथड पढ़ चुके हैं, है ना। जो वीड कंट्रोल के अंदर मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो अपन इसमें मैकेनिकल मेथड के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कल्चरल मेथड के बारे में। कल्चरल मेथड के बारे में आज अपन बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। कल्चरल मेथड के अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल के अंदर सेवरल कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक टिलेज, प्लांटिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन etc आर एम्प्लॉयड फ्रॉम क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ द सॉइल। फसल के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए कई सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे जुताई, रोपण, उर्वरक आवेदन, सिंचाई आदि का नियोजन किया जाता है। यानी जो पहले अपन ने मैकेनिकल मेथड पढ़ा था, मैकेनिकल मेथड के में भी अपने टिलेज के बारे में, ठीक है, अपने बात की थी। लेकिन कल्चरल मेथड के अंदर भी टिलेज की प्रोसेस की जाती है खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। दिस प्रैक्टिस इफ यूज प्रॉपरली हेल्प इन कंट्रोलिंग वीड। कल्चरल मेथड अलोन कैन नॉट कंट्रोल वीड बट हेल्प इन रिड्यूसिंग वीड पॉपुलेशन। कल्चरल मेथड ये कि इन अभ्यासों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो खरपतवारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक तरीके अकेले खरपतवारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि खरपतवारों की आबादी को कम करने में मदद करते हैं। जितने भी अपन कल्चरल मेथड अपनाते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, है ना, तो वो पूरी तरह खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन को कम करने में अपनी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। दे शुड देयरफॉर बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स। ये अभी जैसे अपन टिलेज की बात की थी, तो यही ये बात कह रहा है कि इसका उपयोग अन्य तरीकों के साथ संयोजन में किया जाना चाहिए। इन कल्चरल मेथड टिलेज, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस एंड इरिगेशन आर इम्पोर्टेंट। जो कल्चरल मेथड के अंदर है, टिलेज की प्रोसेस है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस है, और जो इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इन एडिशन aspect like selection of varieties, time of sowing, cropping system, cleanliness of the farm, etc. also useful in controlling weeds. इसके अलावा जैसे किस्म का चुनाव, अपन कोई भी किस्म का चुनाव कर रहे हैं, अपने वेराइटीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं किस क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। और जो सोविंग का टाइम है, जो क्रॉपिंग सिस्टम्स है अपना, और जो क्लीनलीनेस ऑफ द फार्म आल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग वीड्स। ये सारे खरपतवार नियंत्रण करने में उपयोगी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, फील्ड प्रिपरेशन की। खेत की तैयारी अपन किस हिसाब से करनी चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो इसमें जो कल्चरल मेथड के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन। जो खेत की तैयारी है, जो लैंड प्रिपरेशन है, उसका खरपतवार नियंत्रण में वो कैसे सहायक है। द फील्ड हैज़ टू बी केप्ट वीड फ्री। जो खेत को हमेशा किससे खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। फ्लोरिंग ऑफ वीड शुड नॉट बी अलाउड। दिस हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ बिल्डअप ऑफ वीड सीड पॉपुलेशन। खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, खरपतवारों में फूल नहीं आने देना चाहिए। यानी खरपतवार का नियंत्रण उस स्टेज से पहले, जो फ्लोरिंग स्टेज होती है उससे पहले पहले आप खरपतवारों का नियंत्रण कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो खरपतवारों के बीज अधिक खरपतवार के जर्मिनेशन में सहायक होंगे और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। यह खरपतवार बीज आबादी के निर्माण को रोकने में मदद करता है। जो टिलेज, जो फील्ड प्रिपरेशन में अपन जो कल्टीवेटर है, हैरो है, डिस्क हैरो है, इनका यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो वीड्स के प्लांट्स को या उनके वेजिटेटिव पार्ट्स को वो नष्ट कर देते हैं, है ना, जिससे उनके बीज नहीं बन पाते हैं और खेत जो खरपतवार मुक्त रहता है।
दूसरा बात करते हैं अपन समर टिलेज की, है ना। समर टिलेज या समर प्लोइंग या ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है उससे पहले अपन टिलेज की प्रोसेस करके खेत को छोड़ देते हैं, या उसके अंदर जो टिलेज की प्रैक्टिसेस जो करते हैं वो खरपतवार नियंत्रण में किस हिसाब से सहायक होती है। द प्रैक्टिसेस ऑफ टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन मतलब जैसे आपने कोई क्रॉप नहीं ले रखी है और फील्ड अपना खाली पड़ा है ना, तो उसके अंदर अगर खरपतवार जर्मिनेट हो जाते हैं तो वहाँ पे टिलेज की प्रोसेस करके उन खरपतवारों को फ्लोरिंग स्टेज से पहले पहले उनको क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ समर टिलेज और ऑफ सीजन टिलेज इज वन ऑफ द इफेक्टिव कल्चरल मेथड टू चेक द ग्रोथ ऑफ पेरेनियल वीड पॉपुलेशन इन क्रॉप कल्टिवेशन। इनिशियल टिलेज बिफोर क्रॉपिंग शुड इंकरेज क्लोड फॉर्मेशन। यानी फसल की खेती में जो पेरेनियल वीड है ना, उनकी आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीष्मकालीन जुताई या ऑफ सीजन जुताई का अभ्यास प्रभावी सांस्कृतिक तरीकों में से एक है। जो कल्चरल मेथड्स हैं जो प्रभावी हैं, जो इफेक्टिव हैं, उनमें से एक है कौन सा, समर टिलेज या फिर ऑफ सीजन टिलेज। फसल से पहले प्रारंभिक जुताई से ढेलों के गठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी ढेलों का गठन कब होता है, जैसे अपन समर प्लोइंग करते हैं या फिर एमबी प्लो के द्वारा खेत की जुताई करते हैं, तो वो क्या ढेले युक्त संरचना बना देती है, बड़े बड़े ढेलों के रूप में उनका गठन करता है। दीज क्लोड विच हैव द वीड प्रोपोगल्स। जो क्लोड्स होते हैं, जो ढेले होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, खरपतवारों का प्रसार करते हैं। प्रोपोगल्स अपॉन ड्राइंग डेसिकेट द सेम। Subsequent tillage operation should break the clod into small units to further expose the cerebral weed to the hot sun। ये ढेले जिनमें खरपतवार के प्रसार होते हैं, सूखने पर उन्हें सुखा देते हैं। यानी उसके जो ढेलों के अंदर खरपतवार के बीज या उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स हो गया, ट्यूबर्स हो गया, ये जो भी पार्ट्स उसके अंदर होते हैं, तो वो जब ढेले सूखते हैं तेज जो धूप की वजह से, तो उसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं या उसके रूट्स होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। बाद में जुताई कार्यों में सिकुड़े हुए खरपतवारों को तेज धूप में और उजागर करने के लिए ढेलों को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देते हैं। उसके बाद में डिस्किंग का या फिर कल्टीवेटर का प्रयोग करके जो बड़े ढेले होते हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देते हैं, और उनमें तेज धूप के कारण या फिर पक्षियों के द्वारा जो वीड या उसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें ये आपको इमेज शो हो रही है ना, तो इसके अंदर क्या है, डीप प्लोइंग कर रहे हैं एमपी प्लो के द्वारा, तो ये बड़े ढेले युक्त संरचनाएं इसमें का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो इससे जो सूर्य का प्रकाश जब तेजी से इनके ऊपर पड़ेगा इन ढेलों पे, तो वो क्या है, ढेलों को भी सुखा देगा, उसके साथ साथ इसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वीड्स के, उनको भी वो नष्ट कर देंगे। उसके बाद में उनको फिर कल्टीवेटर या डिस्क हैरो की सहायता से इन ढेलों को फिर छोटी छोटी संरचना के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। जो प्लांट पॉपुलेशन है उनको मेंटेन करना। लैक ऑफ एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन इज प्रोन टू हैवी वीड इंस्पेक्शन विच बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल लेटर। अगर प्लांट पॉपुलेशन अपना सही नहीं है ना, प्लांट से प्लांट और लाइन से लाइन की दूरी अगर सही नहीं है या प्लांट पॉपुलेशन प्रॉपर नहीं है ना, पर्याप्त संख्या में पौधों की कमी के कारण भारी खरपतवार का प्रकोप होता है। तो जहाँ पे जो क्रॉप के प्लांट्स नहीं है वहाँ पे क्या है, जो खरपतवार जर्मिनेट हो जाते हैं, जिनको बाद में कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर प्रैक्टिस लाइक सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सीड। इसके लिए उचित बीज का चयन करना चाहिए। अगर बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छा है और वो अच्छा सीड है, तो उसका हर सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। अगर अपन ने बीज की क्वालिटी ही डाउन ली है, उसमें जो जर्मिनेशन परसेंटेज कम है, तो वो प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और वो खाली जो जगह रहेगी अपने फील्ड के अंदर उसमें खरपतवार का प्रकोप अधिक हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सीड, राइट मेथड ऑफ सोविंग। सोविंग का सही तरीका, एडिक्वेट सीड रेट, जो रिकमेंडेड सीड रेट होती है उस क्रॉप के लिए या उस फसल के लिए, उसी सीड रेट को अपनाना चाहिए, उससे कम सीड रेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सीड फ्रॉम सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज। जो बीजों को सॉइल बोर्न या जो सीड बोर्न डिजीज होती है उनसे, डिजीज या पेस्ट होते हैं उनसे कंट्रोल करना चाहिए, उनको ये बचा के रखना चाहिए। इट इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट
to obtain proper and uniform crop stand capability of offering competition to the weeds, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि उचित बीज का चयन, बुआई की सही विधि, पर्याप्त बीज दर, मिट्टी से बीज की सुरक्षा, मिट्टी से बीज की सुरक्षा, कीट और रोगों से उनकी जो सुरक्षा है, वो ये जो सभी प्रथाएं हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या करती है, उचित और समान फसल स्टैंड करने के लिए, यानी एक जैसी फसल के उगाव के लिए या जर्मिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक जैसी फसल जर्मिनेट हुई है तो वो क्या है, खरपतवारों को प्रतिस्पर्धा देने में सक्षम होती है, उनसे कंपटीशन करने में सक्षम होती है और उन पे हावी होती है, जो खरपतवारों को सही तरीके से जर्मिनेट नहीं होने देगी। अगर जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो उन पे हावी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जैसे इसने प्लांट पॉपुलेशन बताई है ये मेज की, तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट इसकी जो है लाइन शोइंग इसने कर रखी है, और प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी बिल्कुल एक्यूरेट है ना। तो वो क्या है, खरपतवार के जर्मिनेट होने से पहले जितना भी न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे उनका प्रयोग करके ये जल्दी ही ग्रोथ करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी, और बीज की जितनी भी स्पेसिंग होगी उसको कवर कर लेगी। तो उसमें जो जर्मिनेट होने वाले जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, जिससे वो वीड डेड हो जाएंगे या फिर वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। फसल चक्र का भी खरपतवार नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सर्टेन वीड स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज occurring greater if the same crop is grown year after year। अगर एक ही खेत के अंदर, एक ही फील्ड के अंदर या एक निश्चित क्षेत्र के अंदर एक ही फसल को हर सीजन के अंदर बोते हैं, है ना। जैसे इस बार भी अपन ने वीट की क्रॉप ली, अगले बार फिर वीट की क्रॉप ली, अगले बार फिर वीट की क्रॉप ली, तो उसमें क्या होता है कि उस क्रॉप से संबंधित जितने भी खरपतवार हैं वो हर साल उसी सीजन के अंदर उस क्रॉप के साथ में जर्मिनेट होते हैं। अगर क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो उस सीजन के अंदर अगली बार कोई दूसरी क्रॉप भी बोई जाएगी, उसके बाद में अगली तीसरी क्रॉप बोई जाएगी, तो वो जो फसल से संबंधित खरपतवार हैं, जो रिलेटिव वीड्स होते हैं, वो उस क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाते। ठीक है, इन मैनी इंस्टेंसेस क्रॉप रोटेशन कैन बी एलिमिनेट एट लीस्ट रिड्यूस डिफिकल्ट वीड प्रॉब्लम्स। कई उदाहरणों में फसल चक्रण कम से कम कठिन खरपतवार समस्याओं को कम कर सकता है। अगर क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो जो संबंधी खरपतवार हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उन समस्याओं का समाधान ना हो जाता है। द noxious weed like Cyprus rotundus can be controlled effectively by including lowland rice in crop rotation। अगर lowland rice में lowland rice इन क्रॉप रोटेशन, जो फसल चक्र में कम भूमि वाले चावल को शामिल करके साइप्रस रोटेंडिस जैसे अप्रिय खरपतवारों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। उसमें ये भी है, अगर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, कई खरपतवार मुख्य फसल के साथ में ही ग्रोथ करते हैं, जैसे फेलरिस माइनर है, ये गेहूं के अंदर अधिक प्रभावी होता है और उसी के साथ में अधिक ग्रोथ करता है ना। तो उसके अंदर अगर कोई दूसरी क्रॉप अगर लेते हैं, उसकी जगह अगर क्रॉप रोटेशन लगा के अगले सीजन के अंदर अपन दूसरी क्रॉप लेते हैं, रबी सीजन के अंदर सपोज कर लो वहाँ पे अपन ने चने की क्रॉप ली है, साइसर की क्रॉप ली है ना, तो उसके अंदर वो खरपतवार आएगा नहीं। अगर आएगा तो वो जो फार्मर को दिख जाएगा भी, हाँ ये जो खरपतवार है अपने फील्ड के अंदर अधिक संख्या में है, तो वो वीडिंग की प्रोसेस के द्वारा या फिर अन्य जो प्रोसेस के द्वारा उसको नष्ट कर देगा। लेकिन अगर वही खरपतवार गेहूं के साथ में आता है तो जब तक फ्लोरिंग स्टेज नहीं आ जाती तब तक उनको अपन पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो एक टाइप का क्या है, मिमिक्री वीड है, वो नकलची खरपतवार की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्रॉप रोटेशन का है। उन्होंने जैसे पहले आपको मैं बता दूं, पहले यहाँ पे बार्ले क्रॉप ले रखी है, उसके बाद में अगले सीजन के अंदर रबी सीजन के अंदर उसने मस्टर्ड लिए हैं, उसके बाद में उसने मूंग क्रॉप का या फिर सीसेमम का है, तिल का है, तो ये क्रॉप ली है इसने। यानी ये 3 साल का क्रॉप रोटेशन इसने अपनाया, एक ही क्षेत्र के अंदर एक ही जगह के अंदर हर साल वो फसल को बदल बदल कर बोना ही आपका क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का खरपतवार नियंत्रण में ये फायदा होता है कि उससे जो संबंधी खरपतवार होते हैं
वो नहीं आते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मल्चिंग की। मल्च भी खरपतवार नियंत्रण में काफ़ी सहायता करता है और वो मॉइस्चर को भी कंजर्व करने में मदद करता है। मल्च इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मटेरियल मेंटेन ऑन सॉइल सरफेस। मल्च मिट्टी की सतह पर रखी सामग्री का एक सुरक्षात्मक आवरण है ना। मल्चिंग हैज स्मूथनिंग इफेक्ट ऑन वीट कंट्रोल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट फ्रॉम द photosynthetic portions of a plant and thus inhibit the top growth। पौधे के प्रकाश संश्लेषण भागों से प्रकाश को हटाकर, है ना, पौधे के प्रकाश संश्लेषक भागों से प्रकाश को हटाकर और इस प्रकार शीर्ष वृद्धि को रोककर मल्चिंग का खरपतवार नियंत्रण में प्रभाव पड़ता है। यानी शीर्ष वृद्धि को अगर आप मल्चिंग कर देते हो तो जर्मिनेट होने वाले खरपतवार को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी और जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं अपना पाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनुअल वीड एंड सम पेरेनियल वीड लाइक सानेडोन डेक्टाइलोन। यह इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? एनुअल वीड्स, है ना, जो एक सीजन के अंदर, एनुअल वीड्स मतलब जो एक सीजन के अंदर या एक साल के अंदर अपनी वानस्पतिक वृद्धि और जो सीड फॉर्मेशन का कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। यानी उनका जो लाइफ साइकिल होती है, उनकी लाइफ साइकिल एक सीजन या एक साल की होती है। एंड सम पेरेनियल वीड्स, कुछ बहुवर्षीय खरपतवार, उसका एग्जांपल इसने दिया है साइनाडोन डेक्टाइलोन। मल्चिंग इज डन बाय ड्राई और ग्रीन क्रॉप रेजिड्यूज। मल्चिंग की जाती है किससे? ड्राई या ग्रीन क्रॉप रेजिड्यूज, है ना, जो जैसे मल्चिंग करते हैं किसकी? वीट स्ट्रा मल्च की, वीट का जो स्ट्रा होता है सूखा, उसकी मल्चिंग करते हैं, है ना। प्लास्टिक शीट और पॉलीथीन फिल्म, प्लास्टिक शीट या पॉलीथीन फिल्म के द्वारा अपन भी अपन मल्चिंग करते हैं, है ना। तो ये इसके पार्ट्स हैं। मल्चिंग कई टाइप की होती है, इसको जैसे ड्राई या ग्रीन क्रॉप रेजिड्यूज की मल्चिंग होगी। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक का भी हो गया, उसके बाद में सैंड मल्चिंग भी होती है। कई टाइप्स होते हैं मल्चिंग के। तो उनका मुख्य कारण क्या होता है? खरपतवारों की वृद्धि को रोकना और मॉइस्चर को कंजर्व करके रखना। टू बी इफेक्टिव द मल्च शुड बी थिक इनफ टू प्रिवेंट लाइट ट्रांसमिशन एंड एलिमिनेट द फोटोसिंथेसिस। प्रभावी होने के लिए गीली घास पर्याप्त मोटी होनी चाहिए ताकि प्रकाश संचरण को रोका जा सके और प्रकाश संश्लेषण को समाप्त किया जा सके। ठीक है, जैसे इसके अंदर मल्चिंग का इसने बताया है, ये पॉलीथीन मल्चिंग के बारे में इसने आपको शो कर रहा है। उसमें जितने भी प्लांट्स लगे हैं उसके ऊपर उसको मल्चिंग की सहायता से, उसने पॉलीथीन मल्चिंग की सहायता से पूरी जगह को कवर कर रखा है और इसमें से जो प्लांट्स जर्मिनेट हो रहे हैं तो इनका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। यानी कि इसमें तो खरपतवार बिल्कुल ही नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो प्लांट से दूर होते हैं या फिर उनको जो मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरी टाइप की मल्चिंग के अंदर ये बीट्रा मल्च है। इसमें जो मेज क्रॉप के अंदर लाइन से लाइन की दूरी के अंदर जितनी भी जगह होती है उसको क्या है, वीट स्ट्रा के द्वारा या फिर सूखी पत्तियों के द्वारा इनको कवर कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड के बेड के बारे में अपन काफ़ी बार पहले भी बात कर चुके हैं, आपको क्लास के अंदर भी मैंने कई बार बताया है स्टेल सीड बेड क्या होता है। एट ए स्टेल सीड बेड is one where initial one or two flushes of weeds are destroyed before planting of a crop। फसल जो क्रॉप को प्लांटिंग करने से पहले या फसल की बुआई करने से पहले जो फ्लैशेस होते हैं वीड्स के, है ना, एक या दो फ्लश यानी उनका जो उगाव होता है ना, एक या दो उगाव को नष्ट कर देना चाहिए। स्टेल सीड बेड वह होता है जहाँ फसल बोने से पहले खरपतवार की एक या दो उगाव को नष्ट कर देना या नष्ट हो जाती है, वही आपका स्टेल सीड बेड कहलाता है। यानी सीड सोविंग के लिए अपन जो पहले सिंचाई करके जो प्रॉपर सिचुएशन अपन क्रिएट करते हैं फसल जर्मिनेट के लिए, तो उसमें क्या करते हैं 10 से 15 दिन के लिए उस कंडीशन को छोड़ देते हैं। तो जितने भी खरपतवार जर्मिनेट होने वाले होते हैं तो वो सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में टिलेज की प्रोसेस करके उन सभी खरपतवारों को नष्ट कर दिया जाता है। अगर किसान के पास टाइम होता है, 10-15 दिन का टाइम होता है, तो यही प्रोसेस दोबारा अपनाकर दूसरी बार भी खरपतवारों को ऐसे ही नष्ट कर दिया जाता है। तो उस सीजन के अंदर आने वाले अधिकतर जो खरपतवार हैं
वो अपने जो लाइफ साइकिल होती है, उनका जर्मिनेशन होने की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है और उस क्षेत्र के अंदर खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है। दिस इज अचीव्ड बाय सोकिंग ए वेल प्रिपेयर्ड फील्ड विद आइदर इरिगेशन और रेन एंड अलाउ द वीड ऑफ टू जर्मिनेट। यह एक अच्छी तरह से तैयार खेत की सिंचाई या बारिश से पानी देकर खरपतवारों को अंकुरित होने की अनुमति देकर प्राप्त किया जाता है। यानी ऐसी कंडीशंस उनके लिए बना दी जाती है ताकि वहाँ पे खरपतवार अधिक से अधिक संख्या के अंदर जर्मिनेट हो सकें। क्योंकि जर्मिनेट होने के लिए खेत की जुताई करना या फिर उसके अंदर मॉइस्चर का होना अति आवश्यक होता है। तो सिंचाई करने के बाद में उसको कुछ दिन के लिए खेत फील्ड को छोड़ देते हैं, तो उसमें जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। एट दिस स्टेज ए शैलो टिलेज और नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड लाइक पैराक्वाट में बी यूज टू डिस्ट्रॉय द डेंस प्लस ऑफ यंग वीट सीडलिंग। तो इसमें क्या करते हैं, या तो टिलेज की प्रोसेस करके इनको नष्ट कर देते हैं या फिर हर्बिसाइड का प्रयोग करके इनके जितने भी रेजिड्यूल्स होते हैं या फिर जो जर्मिनेट सन हुआ है उसका जो फ्लश है या उसका जो उगाव है उनको क्या कर देते हैं, अपन नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस मे बी फॉलोड इमीडिएटली बाय सोविंग। दिस टेक्निक अलाउ टू क्रॉप टू जर्मिनेट इन ऑलमोस्ट वीट फ्री इन्वायरमेंट। इसके बाद बुआई कर सकते हैं। यह तकनीक फसल को लगभग खरपतवार रहित वातावरण में अंकुरित करने की अनुमति देता है। यानी एक दो फ्लश जो खरपतवारों के हैं वो पहले ही अपन ने नष्ट कर दिए हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर उस खरपतवार बहुत कम जर्मिनेट होंगे और वो क्या करेंगे, खरपतवार रहित क्षेत्र बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्रॉप फसल प्रबंधन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। गुड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन वीड कंट्रोल आर। यानी अगर अच्छी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाएंगे तो वो क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसके अंदर, खरपतवार नियंत्रण करने में। विगोरस एंड फास्ट ग्रोइंग क्रॉप वेराइटीज आर बेटर कंपिटेटर विद वीड्स। वो कहता है अच्छी और तेज़ी से बढ़ने वाली फसल की किस्में, है ना, उनकी जो ग्रोथ है, जो भी अपन सीड लेते हैं या फिर जो भी क्रॉप अपन लगा रहे हैं उनका बीज ऐसा अच्छा होना चाहिए कि उनकी वृद्धि, उनका जर्मिनेशन भी अच्छा हो और उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो वो खरपतवार के साथ में अधिक प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इंश्योर ग्रेटर एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप प्लांट्स दस कीपिंग द वीड्स एट ए डिसएडवांटेज। उर्वरकों का उचित स्थान फसल पौधों को पोषक तत्वों को अधिक उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। अगर जो फर्टिलाइजर्स हैं अपने क्रॉप के पास पास बिल्कुल पास में देंगे, जैसे कि जो बैंड प्लेसमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल प्लांट के आसपास ही खरपतवारों को देते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों को अधिक मात्रा के अंदर ग्रहण कर पाएंगे। जो कौन कर पाएंगे, जो क्रॉप्स हैं, है ना, क्रॉप प्लांट को अधिक आसानी से उनको ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार खरपतवारों को नुकसान में रखता है। यानी जो प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर देने की जो विधि है वो ऐसी अपनानी चाहिए कि जो मुख्य फसल है उसको तो फर्टिलाइजर आसानी से अवेलेबल हो सके और खरपतवार को आसानी से अवेलेबल न हो सके, है ना। तो उससे भी जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी। बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस टू हैव ए गुड हेड स्टार्ट ओवर द वीड्स। खरपतवार पर अच्छी शुरुआत करने के लिए बेहतर सिंचाई पद्धतियाँ अपनानी चाहिए, बेहतर सिंचाई पद्धतियों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम एक उचित फसल चक्र का कार्यक्रम, जैसे अपन ने लास्ट में अभी पॉइंट में पढ़ा था क्रॉप रोटेशन का, तो एक उचित फसल चक्र प्रोग्राम तैयार करना चाहिए कि 3 साल का या 4 साल का अपने क्रॉप रोटेशन इस हिसाब से करना है ताकि खरपतवार उस क्षेत्र के अंदर अधिक संख्या में न आ पाई। हायर प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया रिजल्ट ए स्मूथनिंग इफेक्ट ऑन वीट ग्रोथ। अगर अपना प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया सही है, जितनी उसमें प्लांट पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है उतना ही प्लांट पॉपुलेशन अपना रहता है, तो वो क्या करते हैं, जो खरपतवारों पर अधिक प्रभाव डालते हैं उनको ग्रोथ नहीं करने देता। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पौधों की आबादी के परिणाम स्वरूप खरपतवार वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर अपनी प्लांट पॉपुलेशन
क्रॉप की सही है या प्रॉपर तरीके से है, तो वो क्या हो जाता है, खरपतवारों पर हावी हो जाता है, उनको वृद्धि नहीं करने देता। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सोलराइजेशन की, है ना। सोलराइजेशन भी एक प्रोसेस है, जैसे अपन ने पढ़ा था उसके अंदर मल्चिंग के अंदर पॉलीथीन मल्च की थी, है ना। तो उसी की सहायता से सोलराइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। उसके अंदर किया जाता है कि पॉलीथीन का प्रयोग करके जो सोइल का टेम्परेचर है वो 5 से 10% तक उसको बढ़ाया जाता है। दिस इज अनदर मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द डिसिकेशन ऑफ वीड्स। खरपतवारों को सुखाने के लिए, है ना, सौर ऊर्जा के उपयोग की यह एक अन्य विधि है। इन दिस मेथड द सॉइल टेम्परेचर इज फर्दर रेज्ड बाय 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाय कवरिंग ए piece of hollow filled with थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। इस विधि में पहले से भीगे हुए प्रति खेत को, पहले से भीगे हुए यानी पहले आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद में यानी उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट उसके ऊपर बिछा देते हैं। जैसे मैं ये आपको थोड़ी देर में अगली स्लाइड के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा फोटोज। तो प्लास्टिक की शीट से ढककर मिट्टी के तापमान को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। द प्लास्टिक शीट चेक द लॉन्ग वे बैक रेडिएशन फ्रॉम द सॉइल एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ एनर्जी बाय हिंडरिंग मॉइस्चर इवेपोरेशन। प्लास्टिक शीट मिट्टी से लंबी तरंग वापस विकिरण की जांच करती है और नमी के वाष्पीकरण को रोककर ऊर्जा के नुकसान को रोकती है। यानी वाष्पीकरण की प्रोसेस को वो क्या कर देता है, रोक देता है। तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो सॉइल के अंदर ही रहता है और जो वीड्स की ग्रोथ को नहीं होने देते। जैसे इसके अंदर आपको ये दिखा रखा है, इसके अंदर इसने सोलराइजेशन के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया हुआ है। ये भी प्लास्टिक मल्च का है। और ये जो फील्ड तैयार कर रहे हैं ना, प्लास्टिक मल्च एक जो ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन सीट का प्रयोग करके वो क्रॉप की सोविंग करते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी जो भी सीट लगी है उसके अंदर वो प्लांटेशन करते हैं, है ना। और ये आपका ग्रीन हाउस का है, पॉली हाउस का। पॉली हाउस के अंदर भी उन्होंने जितना भी फील्ड है उसको पहले क्या कर दिया, प्लास्टिक सीट से इसको कवर कर रखा है। कवर करने के बाद में अब इसके अंदर प्लांटेशन करेंगे, है ना, उनको प्लांटेशन ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद में